हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉडल पेपर का, और उसमें ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम 11वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें सामान्य जानकारी और हिंदी के जो है टोटल 75 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले का अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा, प्ले लिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जीके जीएस करंट अफेयर्स देखेंगे और इसके बाद हम फिर हिंदी को हिंदी को भी इसमें जो है देखने वाले। तो टोटल मिलाकर 75 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ से लेते हैं तो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य जो है वो क्या है, वो यंत्र कौन सा है जो उस्ताद बिंदा खान के द्वारा बजाया जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, सारंगी वादक थे। ठीक है, उस्ताद बिंदा खान कौन थे, तो सारंगी वादक थे, ये सारंगी बजाते थे, प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन है ये, प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें सारंगी वादक के अन्य नाम में तो पंडित राम नारायण जी आते हैं, आसिक अली खान हैं, साबरी खान हैं, ठीक है, संतोषी मिश्रा हैं, ध्रुव घोष हैं, ये सभी क्या है, ये भी सारंगी वादक हैं। तो इन सभी के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है इनमें से। ठीक है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, इनमें से बताना है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नेतृत्व का सैद्धांतिक संपूर्ण व वैज्ञानिक जो सिद्धांत है वो माना जाता है। और कौन सा सिद्धांत होता है, तो वो होता है बहुकारक का सिद्धांत। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, बहुकारक। प्रसिद्ध एक प्रबंध शास्त्री थे प्रोफेसर थर्स्टन थे। इनके द्वारा अगर देखा जाए तो प्रतिपादित किया गया था नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत नेतृत्व के लिए एक कारक नहीं बल्कि एक से अधिक व अनेकों कारक उत्तरदायी होते हैं, जिसके माध्यम से एक नेतृत्वकर्ता कुशलता पूर्वक संचालन का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट या बुक लगा रहे हैं तो उसमें चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है, जो कि ये प्रैक्टिस सेट है, सॉल्व पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों साथ में निकाला गया है, और ये आपके जो है कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से इतना सारा सॉल्व पेपर दिया गया है, साथ ही साथ इसमें 15 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया गया है। इसमें देखिए प्रैक्टिस सेट के जो अगर हम बात करें सॉल्व पेपर की तो 2019 का पेपर इस तरीके से कुछ इसमें संकलित किया गया है। इसकी अगर हम व्याख्या की बात करेंगे तो सोल्यूशन इस तरीके से कुछ व्याख्या सहित दिया गया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करेंगे इसमें तो ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है जो कि सामान्य ज्ञान का कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सभी चारों फुल प्रैक्टिस सेट है, आप इसको जो है देख सकते हैं। और इसके जो है सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन इसका किस तरीके से दिया गया है, तो सोल्यूशन भी इसका जो है डिटेल वाइज दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से डिटेल वाइज इसमें सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। तो अच्छी बुक है, आप इसको खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है 4 ये बुक निकाली गई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसमें ये प्रैक्टिस सेट प्लस सॉल्व पेपर आ जाता है, स्टडी गाइड अलग से निकाला गया है इसमें, और साथ ही साथ इसमें जीएस और रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग के जो है बुक निकाली गई। तो कॉम्बो पैक ऑफर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहां से आप जाकर इसको बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जो जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये बताना है। ठीक है, उसका नाम क्या है उस हवाई अड्डे का, जहां पर कार्बन उत्सर्जन जो होगा शुद्ध रूप से शून्य होगा। यहाँ यानी कि वहां पे कार्बन उत्सर्जन होगा, लेकिन वो उसी को उस तरीके से जो है उसको शून्य बना दिया जाएगा, और उसका निर्माण कार्य जो है 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत का ऐसा पहला निर्माणाधीन हवाई अड्डा है जहाँ पे जो है कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये बन रहा है, निर्माणाधीन है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो बनने वाला ये हवाई अड्डा जो है दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, और इस नए एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है। ठीक है, भारतीय नौसेना में जो है सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है, उस पर बैठा हुआ होता है, उसका क्या होता है, इस तरीके से बताना है यहाँ पे उसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो जो सबसे सर्वोच्च स्थान पर कमीशन जो किया हुआ अधिकारी होता है उसको हम एडमिरल कहते हैं। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट एडमिरल। ठीक है, ये रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इसको कहा जाता है। और भारतीय नौसेना के मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है, भारत की राजधानी दिल्ली में है। और इसे जो है तीन, एक तो पूर्वी है, दूसरा पश्चिमी है, तीसरा दक्षिणी है, कमानों में बांटा गया है। और इन कमान का अधिकारी जो होता है उसको वाइस एडमिरल कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा किया था? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर बी पार्ट, सॉरी सी पार्ट हो जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, जिन्होंने इनके निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है बांग्लादेश की राजकीय यात्रा किया था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, यानी कि कौन कौन से 11 सूत्रीय जो थी, वो मांगे जो थी, उनमें से कौन कौन से थी ये बताना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, जो कि ये गलत है, ये मांग नहीं थी 11 सूत्रीय मांगों में। दूसरा है भू राजस्व में 50% की कमी करना, तो ये थी। ठीक है, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तो ये भी सही था। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट 2 व 3 इसका करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट 2 व 3 करेक्ट है, पहला गलत है। ठीक है, और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1930-31 में। और उसी में प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने सरकार से जो है एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित करके सरकार के समक्ष जो है 11 सूत्री मांगे रखी थी। और इन मांगों को जो है स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया था, जो सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उनमें जो पहला, जो दूसरा जो दिया गया है भू राजस्व में 50% की कमी, ये था। ठीक है, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये था। ऐसे और जो है थे, जिसमें कि अगर देखा जाए तो उसमें था डाक आरक्षण बिल पास किए जाएं। ठीक है, इसके बाद था कि नमक कर समाप्त किया जाए, वह कर नमक पर जो है सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट था कि तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। ठीक है फिर था कि रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ों पर आयात नियंत्रित किया जाए। इसके बाद था रुपए विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। ठीक है, और इसके बाद था कि सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें था नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। फिर था कि CIT विभव पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे जो है सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद शस्त्र कानून में परिवर्तन लाया जाए तथा भारतीयों को जो है आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 21 जून होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध मतलब कि अगर पृथ्वी का विषुवत रेखा को इधर वाली को उत्तरी गोलार्ध और इधर वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है, वो होता है 21 जून। इसको हम कहते हैं कर्क संक्रांति। ठीक है, क्योंकि दिन क्या होता है, सूर्य रेखा कर्क पर चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, यहीं पर उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो 21 जून को सबसे अधिक मतलब सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जो है घोषणा करने की शक्ति किसके पास होता है? तो ये होता है जो है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पे आंसर इसका बी पार्ट है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण से संबंधित कोई भी चित्र है तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास उसकी जो शक्ति होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी किया गया है, और इस सूची में प्रथम स्थान पर किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रथम स्थान पर जो प्राप्त हुआ उनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो कि इसमें भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 213 के अधीन जो है राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से एक किताब है जो सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखा है, तो वो कौन सी है? तो इसमें अगर देखा जाए द ब्रोकन विंग है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, द गोल्डन बर्ड है, और द बर्ड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो ये द गोल्डन बर्ड जो है ये इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है।
तो यहाँ पे आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द गोल्डन बर्ड किसके द्वारा लिखा गया, तो ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखा गया, ठीक है, द ब्रोकन ब्रदर्स और द गोल्डन बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या होगा। देखिए मिश्रित खेती की अगर हम बात करें तो ऐसी कृषि प्रणाली होती है जिसमें पशुधन के साथ साथ खेती भी शामिल होता है, तो उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। तो यहाँ पे पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ अगर जब करते हैं तो उसको मिश्रित खेती की उपमा दी जाती है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए जो है प्रकाशित होता है। तो ये प्रकाशित किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य सरकार में। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। कब से प्रकाशित हो रहा है, तो ये 2008 से प्रकाशित हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है, ठीक है, किस सिख गुरु के द्वारा आदि ग्रंथ जो है संकलित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट जो है गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ संकलित किया हुआ है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कौन से गुरु थे सिख धर्म के, तो ये पांचवें गुरु थे, ठीक है, पांचवें गुरु थे। और इन्होंने जो है अमृतसर नगर जो है उसका निर्माण कार्य पूरा कराया था तथा उसमें अमृतसर और संतोष नगर नामक जो है तालाब भी बनवाया था। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो तुलुब वंश की अगर हम बात करेंगे तो तुलुब वंश की जो कार्यकाल रहा था वो तुलुब वंश 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक ये तुलुब वंश रहा था। और ये नरसा नायक के पुत्र थे वीर नरसिंह, ठीक है, ये किसके पुत्र थे, नरसा नायक के पुत्र थे वीर नरसिंह। तो इन्होंने इसकी स्थापना किया था। इसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है, इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है सिंध पर जो है अरब आक्रमण हुआ था, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ था। अरबों ने जो है 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त करके सिंध पर विजय पाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। इनमें से उपवेद की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से योग वेद नहीं होता। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी धनुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र है, आयुर्वेद है, सभी उपवेद हैं। और धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद जो है ये किसका, ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। बताना है कि यह हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है ये किस राज्य में पड़ता है। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है जिसको भारत का 47वां रामसर साइट घोषित किया गया है ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा की अगर हम बात करेंगे तो ये सीधे बीचों बीच वाली रेखा जो होती है ये भूमध्य रेखा होती है। और यहाँ पे बताना है कि किस देशों में से ये गुजर कर जाती है। तो भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें स्थल और जल पर तो दोनों पर भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों। इनमें से कौन कौन सा होगा, तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया हो जाएगा। 13 देश नाम एक बार सुन लीजिए, साओ टोम और प्रिंसिप पहला, दूसरा गैबन, तीसरा कांगो गणराज्य, चौथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पांचवा युगांडा, छठवां केन्या, सातवां सोमालिया, ठीक है, आठवां मालदीव, नौवां इंडोनेशिया, 10वां किरिबाती, 11वां इक्वेडोर, 12वां कोलंबिया, 13वां ब्राजील है। अगला क्वेश्चन, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है। हेमिस गोम्पा या हेमिस मठ जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर या फिर इसको लेह में पड़ता है, ठीक है। तो लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर है लद्दाख में। तो आंसर इसका डी ऑप्शन है, लद्दाख में पड़ेगा, ठीक है। जिसे हेमिस कहते हैं ये एक कस्बा है, ठीक है, एक बड़ा और आकर्षक मठ है जिसे हेमिस मठ या हेमिस गोप्पा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। हेमिस मठ जो है तिब्बती स्थापत्य शैली में बना हुआ जो बौद्ध जीवन और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया था नीरज चोपड़ा को। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। तो काजू का प्रथम परिचय अगर हम बात करेंगे तो भारतीय कृषि में जो पुर्तगालियों की जो है महत्वपूर्ण देन होती है, यहाँ पे पुर्तगालियों ने ही कराया था।
पुर्तगालियों के द्वारा अगर देखा जाए तो तंबाकू है, मूंगफली है, आलू है, लाल मिर्च है, ठीक है, यहाँ पे मकई हो गया, टमाटर है, चीकू है, काजू है, अमरूद है, ठीक है, पाइन एप्पल है, सभी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। और इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग, जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों का ही देन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तथा इसके लिए जेल भी गए थे? तो इसमें से कौन भारतीय राष्ट्रपति थे? तो उनका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ए पार्ट वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी हो जाएगा। ये डलिन यूनिवर्सिटी में जो है कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे, तब वह बेलरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फिन आंदोलन से जुड़ गए थे, ठीक है, और उसी के लिए जो है स्वतंत्र भारत में अगर देखा जाए तो भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे और इनको जो है वहां पर जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाते हैं। इजी क्वेश्चन, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है? इनमें से ये बताना है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है कोलकाता की दुर्गा पूजा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो जब भारतीय संविधान सभा बना था फर्स्ट टाइम, तो उस समय इसमें 15 महिलाएं थी। तो यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो शेर सफारी जो है आपका पड़ेगा इटावा जिले में। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो चरकुला नृत्य का हम बात करेंगे तो ब्रजभूमि से संबंधित होता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इस नृत्य में जो है स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण करके सिर पर मिट्टी के साथ घड़े तथा उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर अनवरत रूप से नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र में जब बात करेंगे तो कृषि आ जाएगा, खेती आ जाता है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कृषि या खेती। 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी पार्ट है वियतनाम, ठीक है, वियतनाम हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयात निर्यात एक्जिम बैंक कब स्थापित हुआ? तो आयात निर्यात एक्जिम बैंक की अगर हम बात करेंगे तो ये 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कमलजीत संधू, ठीक है, यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कमलजीत संधू। सार्क की पहली बैठक कहाँ पर हुआ था? तो सार्क की पहली बैठक जो हुआ था वो ढाका में हुआ था। ढाका में कहाँ पर है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो वहां पे सब प्रथम पहली बैठक हुई थी सार्क की, ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुआ था। और इसमें अगर देखा जाए तो उस समय 7 देश थे, ठीक है, जब स्थापना हुआ था तो 7 देश थे, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेपाल में है, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका भी था। अभी अगर देखा जाए तो 14वां शिखर सम्मेलन जब 2007 में हुआ तो अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है, सोलर प्रोब। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को जो है त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो यह होगा छावनी क्षेत्र को। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लौह और रक्त की नीति जो है किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये अगर हम बात करेंगे इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट बलबन के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। ये जो है गुलाम वंशीय शासक था, गुलाम वंश का शासक था, और इसने जो है अपने राज्यकाल में जो है क्या लौह और रक्त की नीति यानी कि कठोर नीति जो है अपनाई थी। तो यहाँ पे आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो टीपू सुल्तान कहाँ का जो है शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था ये देखा जाए तो मैसूर का शासक था। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह हैदर अली का पुत्र था और ये अंग्रेजों के युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। और इसकी अगर हम बात करें तो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये दल बदल के नियम से संबंधित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में। तो ये जो है दल बदल से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट जो है करेक्ट हो जाएगा।
तो अब देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन की। पहले इसमें देखते हैं तो सूरदास के गुरु कौन थे, ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे, उनका नाम क्या है। तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वल्लभाचार्य। सूरदास जो थे हिंदी साहित्य में भक्त काल के किड्स अष्टछाप कवियों में तो अग्रणी थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है। तो छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए जो है रुकना पड़ता है, और इसी रुकने के स्थान को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं यति। क्या कहते हैं, यति कहते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेष कहते हैं। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो विशेषण का अगर जो विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा, विशेष कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। जो प्राचीन शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है। तो ये अगर हम देखा जाएगा तो प्राचीन शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे कि इसके अन्य उदाहरण में गुणवाचक में चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, ऐतिहासिक, आधुनिक, ये सभी क्या है, सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा। अभ्यास का विशेषण रूप बताना है क्या होता है, ठीक है। अभ्यास विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका विशेषण हो जाएगा अभ्यासी। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब मुहावरा का अर्थ बताना है। द्रौपदी का चीर होना। द्रौपदी का चीर मतलब कभी ना समाप्त होना, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना। इसका अर्थ क्या होता है। कूप मंडूक मुहावरे का अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। तो यहाँ पे सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव लिखा हुआ है डी पार्ट में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में अगर हम देखेंगे तो यार अलावा संख्या दिया गया है, इसमें मिलान करना, इस तरीके से शुद्ध रूप एक बनाना है, एक शुद्ध वाक्य बनाना है इनका प्रयोग करके, ठीक है। इनका प्रयोग करके पहला और छठवां फिक्स है, बीच में यार अलावा को हमें शुद्ध करना है इधर उधर करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे तो कैसे किस तरीके से बनेगा। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ठीक है। यह है सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर इसके बाद दिया गया कि मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। अब इसको हम कैसे बराबर करेंगे, उसमें हम उपवाक्यों को मिलाएंगे। जैसे पहला तो फिक्स है सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यानी कि या इसमें होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो यहाँ पे या ला रा वा हो जाएगा, आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम एक शब्द में क्या कहते हैं। तो पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को हम कहते हैं ईशान। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ईशान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वलय शब्द का अर्थ चिन्हित करना है। वलय में क्या होता है, तो वलय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार घेरा। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करना है। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो होता है अव्यय, ठीक है। पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो पाप पूर्ण होगा नहीं, घुड़सवार भी नहीं होगा, पीताम्बर भी नहीं होगा। तो आंसर आपका बी पार्ट है। आजीवन में पहला पद जो है अव्यय लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक समय पर आ जाना, ये कौन सा कारक इसमें प्रयोग किया गया है। तो ठीक समय पर आ जाना, इसमें अगर देखा जाए तो पर शब्द आ रहा है, यानी कि इसमें अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो वो कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए वो अधिकरण कारक होता है। जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घोड़े, अगर हम बात करें घड़े में पानी, तो ये सभी क्या है, अधिकरण कारक के उदाहरण है। अगला प्रश्न, मंदिर मदिरा शब्द उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, ठीक है। मंदिर मंदिरा, मंदिर का अर्थ क्या होता है, तो मंदिर का अर्थ तो पूजा घर या देवालय, इससे देवालय होगा यहाँ पे, देवालय। और मंदिरा जो होता है, मंदिरा का अर्थ होता है अष्टशाला। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना, मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है। मिश्र वाक्य की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो मिश्र वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य इनमें से अगर देखा जाए तो ज्यों ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मिश्र वाक्य, तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो, और दोनों वाक्य आपस में जब तब जहां वहां अगर तो ज्यों त्यों इस तरीके से मिलकर जुड़े हों, तो वहां पे मिश्र वाक्य श्रेणी आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे ज्यों और यहाँ पे कामा लगा, यानी कि त्यों होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर डी ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब क्वेश्चन एक काव्यांश दिया गया, काव्यांश को पढ़िए और इसमें इसका हमें अर्थ उत्तर बताना है। कितने से कितने 53 से 56 क्वेश्चन तक इस काव्यांश से हमें क्वेश्चन का आंसर बताना। तो पहला अगर काव्यांश से क्वेश्चन देखते हैं तो कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, इसका अर्थ क्या है। अब इसका अगर हम बात करेंगे तो इस काव्यांश को जब आप पढ़िएगा तो इसमें आएगा कि आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं, तो सूखे पत्ते जो होते हैं जब आप पढ़ेंगे इस काव्यांश को तो मन के सूनेपन से इसको रिलेट किया गया है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। अब इस काव्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों की परिपक्वता, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, विचारों में परिपक्वता, जो कि ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे दोनों में से भरना है। ये दोनों शब्द अपेक्षा उपेक्षा दिया गया है और इसमें कौन अपेक्षा कहाँ पर लगेगा, उपेक्षा कहाँ पर लगेगा, ये बताना। ठीक है, तो देखिए उपेक्षा मीन्स क्या होता है, तिरस्कारित करना या उसका खिल्ली उड़ाना या बेइज्जती होना, और अपेक्षा मतलब कि एक दूसरे कंपेरिजन। तो यहाँ पे क्या सटीक होगा, तो अगर हम देखते हैं तो रामू की उपेक्षा, ठीक है, रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा, यहाँ पे अपेक्षा होगा, अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, उपेक्षा और अपेक्षा इसमें भरा जाएगा। अगले क्वेश्चन में अलंकार बताना है। पानी विच मीन प्यासी मोह सुन सुन आवे हासी, यहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, तो जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है। ठीक है, पानी विच मीन प्यासी, मीन मीन्स मछली होता है, तो पानी के बीच में भी मछली प्यासी है, तो इसलिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो विशेषोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है किसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है, किसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है ये बताना। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, राम रामचरितमानस गंगा, कृष्ण कामायनी मिठास, लखनऊ आम बुढ़ापा, ममता वकील पुस्तक, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इसमें हम देखते हैं तो मिठास दिया गया है जो कि ये व्यक्तिवाचक नहीं होता, बुढ़ापा भी व्यक्तिवाचक नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे ममता भी व्यक्तिवाचक नहीं होगा, वकील भी नहीं होगा, तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक में ए पार्ट ही सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, राम रामचरितमानस गंगा। व्यक्तिवाचक क्या होता है, तो जिस वो संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराती है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करेंगे तो मंदाकिनी होता है, भागीरथी होता है, सुरसरिता होता है, कालंदी नहीं होता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। कालंदी किसका पर्यायवाची होता है, कालंदी जो होता है वो यमुना का पर्यायवाची होता है, ये याद रखिएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की बात करें, सही वर्तनी बताना, इनमें से कौन सा सही वर्तनी लिखा हुआ है, शुद्ध रूप से, सही रूप से, तो श्रृंगार जो है सही रूप से लिखा हो, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब औन्नत जो लिखा है गलत लिखा, औन्नत लिखा जाता है औन्नत इस तरीके से, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, मुश्किल भी गलत है, मुश्किल को इस तरीके से लिखा जाता है। इसके अलावा मातृभूमि भी गलत है, मातृभूमि को हम इस तरीके से लिखते हैं, मातृभूमि, ये मातृभूमि इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द चुनना है कि किसके अनेक अर्थ, समूहार्थक शब्द है कौन सा इसमें से, पुरुष एक पुरुष, स्त्री एक स्त्री है, मनुष्य भी एक मनुष्य, भीड़, भीड़ हो जाएगा आपका समूहार्थक शब्द, क्योंकि भीड़ से दर्शाता है कि बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, अब प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है, शब्द के शब्द अंश के बाद में लगता है, तो यहाँ पे आंशिक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, आंशिक में प्रत्यय इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रुटिपूर्ण ढूंढना, इनमें से पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, यहाँ पे कहाँ पर त्रुटि दी गई है, इसमें अगर देखा जाएगा तो सी पार्ट में त्रुटि, यानी कि हो गया है, हो गया है में त्रुटि है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया है, ना कि हो गया है, यहाँ पे किया गया होना चाहिए था, किया गया है, अब ये हो गया हो जाना तो ये गलत हो जाएगा, तो सी पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा। वधूर्मि का संधि विच्छेद बताना अगले क्वेश्चन में, वधूर्मि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वधु प्लस ऊर्मि होता है, जो कि आपका दिया गया है बी पार्ट में। यहाँ पे बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ मिलकर संधि बना रहे हैं मिलकर, और ये बड़ाऊ बड़ाऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ाऊ हो जा रहा है, जो कि वधूर्म बनता है। और ये किस प्रकार है, तो ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भिन्नार्थक शब्द चुनना है, इनसे भिन्न भिन्न कौन है, अलग कौन है, तो पावक, कृषाण,
अनल, ठीक है, पावक, कृषाण और अनल ये सब आग के क्या है, पर्यायवाची हैं। और अनिल जो है, अनिल, ये अनिल किसका है, ये वायु यानी हवा का पर्यायवाची होता है। तो यही सबसे अलग क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, अनिल, ठीक है। हर्ष का विलोम क्या होता है, अगले क्वेश्चन बताना। हर्ष का विलोम, तो हर्ष का विलोम विषाद होता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो गंदला, मैला, मलिन जो है पंकिल, पंकिल मीन्स भी गंदा होता है, तो यहाँ पे गंदा का ऐसे भी गंदे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। कर्कश का विलोम क्या होता है, तो कर्कश का विलोम होता है मधुर, क्या होता है, मधुर होता है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कर्कश शब्द का विलोम क्या है, मधुर है, ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं इंद्रजीत, क्या कहते हैं, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत कहलाता है, जबकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। तो ये दोनों में फर्क है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम कुलीन कहते हैं, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर यह वाक्य का भेद बताना, किस प्रकार का जो है वाक्य का प्रकार है, वाक्य के उदाहरण है। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे इच्छावाचक है, ठीक है, क्योंकि इसमें इच्छा व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। श्री गणेश का विलोम क्या होता है, श्री गणेश का विलोम होता है इत श्री, क्या होता है, इत श्री होता है, यहाँ पे आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, फूल का पर्यायवाची, फूल के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो तनुजा नहीं होता, ठीक है। तनुजा किसका पर्यायवाची है, बेटी का पर्यायवाची होता है तनुजा। और बाकी सुमन, पुष्प, कुसुम ये सभी फूल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लतांत, मंजरी और गुल भी फूल का पर्यायवाची होता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, श्रृंगार रस। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब मत करना भूलना, और इसके अलावा साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तो तब तक के लिए थैंक यू।